नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आपकी पेट की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आज हम उसके अंतर्गत ज्योग्राफी की पहली क्लास लेंगे, जिसमें हम सिलेबस अनुसार ज्योग्राफी में जो पहला पॉइंट दिया गया है नदियाँ, उसमें हम नदियों को पढ़ेंगे। इन नदियों में पहले हम भारत की नदियों को पढ़ेंगे, उसके बाद विश्व की प्रमुख नदियों को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारा आज का टॉपिक है भारतीय नदी तंत्र। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय नदी तंत्र, जिसे हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक हिमालय की नदियाँ होती हैं, एक प्रायद्वीप भारत की नदियाँ होती हैं। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? हम आज पढ़ेंगे हिमालय की नदियाँ। हम आज के पार्ट में सिर्फ हिमालय की नदियों को पढ़ेंगे, फिर कल हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो भारतीय नदी तंत्र में हिमालय की नदियाँ कौन सी होती हैं? जिनका स्रोत, इनका पानी का मुख्य स्रोत क्या होता है? हिमनद। तो ग्लेशियर से जो होते हैं, ग्लेशियर्स पिघल के जो पानी आते हैं, तो वही मेन सोर्स होते हैं, इनका मुख्य स्रोत होते हैं हिमालय की नदियों का। इसलिए ये 12 मंथ अर्थात 12 मासी बहती रहती हैं। चूँकि ये ग्लेशियर से इनका स्रोत ग्लेशियर या हिमनद होता है, इसलिए यह 12 मासी नदियाँ कहलाती हैं। जैसे कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियाँ उदाहरण हैं हिमालय की नदियों को। चलिए फिर अब इसका डीप डिस्कशन करते हैं। हिमालय की नदियाँ, हिमालय की नदियों को कई नदी तंत्रों में बांटते हैं हम। इसमें से पहला मुख्य जो है वह है सिंधु नदी तंत्र। तो हमारा पहला कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु है। तो सिंधु नदी तंत्र में पहली नदी जो मुख्य है वह सिंधु है। इसका मतलब नदी तंत्र का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वह नदी भी इसमें पढ़ाई जाएगी, उसके बाद उसकी सहायक नदियाँ जो हैं उसको भी पढ़ाया जाएगा। तो सिंधु नदी तंत्र में सिंधु की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, आपको ये सब याद करनी पड़ेंगी, प्रमुख नदियों की लंबाई याद करनी पड़ेंगी। तो सिंधु की लंबाई 2900 किलोमीटर है, या फिर कहीं कहीं इसे क्या दिया गया रहता है? 2880 किलोमीटर। कहीं कहीं इसे क्या दिया गया रहता है? 2880 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है बोखरचू ग्लेशियर से। इसका उद्गम होता है बोखरचू ग्लेशियर से, जो कि है मानसरोवर के निकट, और कैलाश पर्वत तिब्बत। ध्यान रखिएगा, उद्गम होता है बोखरचू ग्लेशियर मानसरोवर झील से। बोखरचू ग्लेशियर के पास मानसरोवर झील, जो कि कैलाश पर्वत तिब्बत में पड़ता है। ध्यान रखिएगा। अब इसका बहने का कहाँ से क्षेत्र है? तो ये पहले बहती है तिब्बत में बहती है, उसके बाद भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद पाकिस्तान में, फिर अरब सागर से। मतलब ऐसे बहती रहती है, ऐसे बहती है। यहाँ पहले तिब्बत में बहेगी, तिब्बत से शुरू होगी, उसके बाद भारत में प्रवेश करेगी, फिर पाकिस्तान में, फिर अपना जल जो है अरब सागर में जाके गिरा देती है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे एक प्रमुख बिंदु है कि सिंधु नदी को पाकिस्तान की नेशनल रिवर कहते हैं। तो सिंधु नदी को पाकिस्तान की नेशनल रिवर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि पाकिस्तान की नेशनल रिवर या पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो वह सिंधु नदी है। ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसकी कुछ सहायक नदियों को भी देख लेते हैं। कुछ और बिंदु हैं, उसको चलिए पहले देख लेते हैं कि तिब्बत में इसे सिंघी खम्बान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? सिंघी खम्बान, जिसे कहते हैं शेर का मुख। कभी प्रश्न बन जाएगा, ये भी बन जाता है कि तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? तो सिंघी खम्बान से कहते हैं, तथा इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शेर का मुख। ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी दमचौक से लद्दाख प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये बनता है कि लद्दाख में किस स्थान से सिंधु नदी प्रवेश करती है? तो वह है दमचौक नामक स्थान से। मतलब इस स्थान से इसका नाम सिंधु पड़ जाता है। तो प्रश्न बनता है कि सिंधु नदी का नाम कहाँ से सिंधु पड़ता है? पहले तो तिब्बत में इसे सिंघी खम्बान कहते हैं। प्रश्न बनता है कि सिंधु नदी का नाम कहाँ सिंधु पड़ता है? तो दमचौक नामक स्थान में लद्दाख में इसका नाम सिंधु पड़ जाता है। और एक प्रमुख बिंदु है कि यह लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है। ध्यान रखिएगा, यह जो है लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। जैसे कि ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। पहले काराकोरम श्रेणी आती है, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। तो लद्दाख व जास्कर के बीच में यह सिंधु नदी प्रवाहित होती है। चलिए अब इसके मुख्य पॉइंट को हम देख लेते हैं। इसमें क्या क्या आपको याद करना है? पहली बात तो आपको कुछ प्रमुख नदियां जैसे सिंधु, गंगा और यमुना, इनकी लंबाई याद करनी है। तो लंबाई इसकी हो जाएगी 2900 किलोमीटर या फिर 2880। उसके बाद उद्गम तो आपको पक्का याद करना है, बोखरचू ग्लेशियर मानसरोवर के निकट, कैलाश पर्वत तिब्बत। उसके बाद ये तो आपको पता ही, इसको याद भी नहीं करना है। तिब्बत में इसका नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि यह नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान है। ध्यान रखिएगा, यह पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। उसके बाद तिब्बत में इसका नाम सिंघी खम्बान है, ये भी याद करना, जिसका अर्थ है शेर का मुख। और दमचौक नामक स्थान से इसका नाम सिंधु पड़ जाता है। और यह लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, लेह शहर है जो वह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है।
आगे है कि सिंधु जल संधि एक हुई थी, ध्यान रखिएगा। सिंधु जल संधि या सिंधु जल समझौता हुआ था, वह कब हुआ था? 1960 में। लेकिन प्रश्न बनता है कि इस समझौता को कराया किसने था? तो इस समझौते का विश्व बैंक ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। अगर इसमें से बन जाएगा, कुछ ऑप्शन दे देंगे जैसे कि भारत सरकार या भारत व पाकिस्तान की सरकारों ने मिलकर, तो आप उसको ही टिक करेंगे, किसी का भी ध्यान इस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ अलग सा उत्तर बन जाएगा ना कि सिंधु जल समझौता लेकिन कराया कौन है? विश्व बैंक। तो ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न बनता है कि सिंधु जल संधि हुई थी 1960 में और इसको विश्व बैंक ने कराया था। विश्व बैंक द्वारा यह संधि कराई गई थी, जिसमें सिंधु के जो है जल का केवल 20% भारत उपयोग करेगा और 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हुआ था? सिंधु का जल का उपयोग 20% केवल भारत करेगा, 80% पाकिस्तान करेगा। चलिए अब इंपॉर्टेंट देखते हैं, जल तंत्र में सिंधु के प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उसको देखते हैं। तो इसमें बाएं हाथ की नदियां होती हैं। बाएं हाथ की नदी क्या है? मतलब सिंधु यहाँ से प्रवेश करती है, ये तिब्बत नामक स्थान से, मतलब यहाँ से उद्गम होता है। तो जो इस साइड से नदियाँ मिलती हैं सिंधु से, ये हैं बाएं हाथ की नदियाँ। तो जिसमें प्रमुख हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। अगला बिंदु है कि दोआब किसे कहते हैं? अगला बिंदु हमारा क्या है? दोआब किसे कहते हैं? दोआब कहते हैं दो नदियों के बीच के क्षेत्र को। दो नदियों के बीच के जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं, सॉरी। जैसे कि एक नदी है, एक ये नदी है, इधर से जैसे प्रभावित होती है, तो ये जो मिट्टी होती है इसे, ये जो क्षेत्र होता है इसे क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो कुछ दोआबों के नाम दिए गए हैं, उसको चलिए देख लेते हैं। सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब है उसे क्या कहते हैं? सिंधु सागर दोआब कहते हैं। झेलम और चिनाब के बीच को चाज या दाज दोआब कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चिनाब और रावी की रचना दोआब कहते हैं। रा और चीना, रा चीना, ध्यान रखिएगा। व्यास और सतलज का विष्ट, व्यास और ष्ट मिला लीजिए, ध्यान रखिएगा। व्यास और सतलज को विष्ट कहते हैं, रावी और व्यास के बारी कहते हैं, रावी और व्यास के बारी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सिंधु और झेलम को सिंधु सागर कहते हैं, झेलम चिनाब को दाज या चाज कहते हैं, रावी और व्यास को, सॉरी, चिनाब और रावी के रचना, और रावी और व्यास को बारी, और सतलज, व्यास और सतलज को विष्ट कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं सिंधु नदी तंत्र में जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटनरी है, मतलब जो इस बाएं ओर से सिंधु से मिलती हैं, उसके बारे में देख लेते हैं विस्तार से। जो 5 नदियां हमने पढ़ाई थी उसको देख लेते हैं। इसमें से पहली है झेलम। झेलम का पुराना नाम क्या है? झेलम का पुराना नाम है वितस्ता। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कल पढ़ाया था, मैंने आपको हिस्ट्री क्लास में बताई थी कि ऋग्वेदों में झेलम को पुराना नाम वितस्ता है। जैसे कि सिंधु का क्या नाम है? सिंधु का नाम सिंह या हीरथ था, मैंने आपको बताया था ना। उस प्रकार झेलम का नाम वितस्ता है। इसका उद्गम वेरी नाग झील जम्मू कश्मीर से होता है। ध्यान रखिएगा, झेलम नदी का उद्गम वेरी नाग झील जम्मू कश्मीर से होता है तथा यह वूलर झील से होकर प्रभावित होती है। ध्यान रखिएगा, झेलम का पुराना नाम वितस्ता है, यह वेरी नाग झील जम्मू कश्मीर से इसका उद्गम होता है और वूलर झील से होकर यह प्रभावित होती है, और श्रीनगर इसी के तट पे बसा है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु, ध्यान रखिएगा। झेलम नदी के तट के किनारे ही श्रीनगर बसा है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न बनता है कि जो श्रीनगर शहर है वह किस नदी के तट पर बसा है? तो वह झेलम नदी के तट पे बसा है और यह भारत व पाकिस्तान की सीमा बनाती है। झेलम जो है भारत व पाकिस्तान की सीमा बनाती है और झेलम की सहायक नदी है एक किशन गंगा। ध्यान रखिएगा, झेलम की एक सहायक नदी है, वह क्या है? किशन गंगा, जिसको पाकिस्तान में नीलम नदी से जानते हैं। अब इसमें आपको क्या क्या याद करना है, क्योंकि पेट उतना टफ पेपर नहीं लेता है, पेट आसान पेपर लेता है, तो इसमें आपको क्या याद करना है कि इसका पुराना नाम तो पूछ लेगा, ये हिस्ट्री का भी नाम है, हिस्ट्री का भी सिलेबस है। इसका पुराना नाम वितस्ता है। उद्गम तो आपको सबका याद, लगभग सारी नदियों का उद्गम याद करना है कि वेरी नाग झील से इसका उद्गम होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके तट पर श्रीनगर बसा है। ध्यान रखिएगा, इसके तट पर श्रीनगर बसा है। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरी नदी है चिनाब। चिनाब का पुराना नाम मैंने आपको बताया था अश्किनी है। चिनाब का पुराना नाम क्या है? अश्किनी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम कहाँ से होता है चिनाब नदी का? तो इसका उद्गम होता है बड़ा लासला दर्रा हिमाचल प्रदेश से। ध्यान रखिएगा, चिनाब का पुराना नाम क्या है? अश्किनी है तथा इसका उद्गम होता है बड़ा लासला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। और यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वह है चिनाब। ध्यान रखिएगा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब है। इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, सोयल, सियोल, गुटमाला, लेकिन आपको पेट के पेपर में इसको याद नहीं करना है। तो आपको क्या क्या याद करना है? उद्गम बड़ा लासला दर्रा और इसका पुराना नाम क्या है? अश्किनी है तथा यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए अब अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है कि रावी। अगला बिंदु कौन सा है इसका? सिंधु की सहायक नदियों में रावी है, जिसका पुराना नाम क्या है? परुष्पड़ी। इसका पुराना नाम क्या है? परुष्पड़ी है तथा इसका उद्गम कहाँ से है? तो इसका उद्गम है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। ध्यान रखिएगा, इसका उद्गम कहाँ से है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। आगे चलिए देखते हैं।
इसकी सहायक नदियाँ आपको याद नहीं करनी है। चौथा है व्यास नदी। चौथा क्या है? व्यास नदी, जिसका पुराना नाम मैंने आपको पढ़ाया था हिस्ट्री वाली क्लास में, विपाशा। इसका पुराना नाम क्या है? विपाशा है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? व्यास नदी का उद्गम होता है व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से होता है? व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से। लेकिन व्यास नदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बिंदु है कि यह एक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है, जो पाकिस्तान में नहीं गिरती है। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है। इसका पॉइंट, हाँ ये देखिए आगे पॉइंट लिखा है कि व्यास नदी पाकिस्तान नहीं जाती है, पंजाब के हरिके बैराज में सतलज से मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, व्यास नदी है जो पाकिस्तान नहीं जाती है, पाकिस्तान में से नहीं गुजरती है, और ये क्या होता है? पंजाब के हरिके बैराज में सतलज से मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, इसको आपको याद करना। और व्यास की एक सहायक नदी है, उसको आप याद कर लीजिएगा, बाणगंगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि व्यास की एक सहायक नदी है बाणगंगा। इसका उद्गम कहाँ से है? व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से। पांचवी नदी है सतलज। पांचवी कौन सी है नदी? सतलज। चलिए सतलज के बारे में अब देखते हैं। सतलज नदी का पुराना नाम मैंने आपको पढ़ाया है, पेट की मैंने एक क्लास हिस्ट्री के ले लीजिए। ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, उसमें मैंने आपको बताया था सभी नदियों के लगभग ऋग्वैदिक नाम बताए थे। तो सतलज का पुराना नाम क्या है? सतुद्री है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? बताइए, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है राकसताल या फिर राक्षसताल भी इसे कहते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? राकसताल, कैलाश पर्वत, तिब्बत से। ध्यान रखिएगा, सतलज नदी का उद्गम होता है राकसताल, कैलाश पर्वत, तिब्बत। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिवर है। सतलज नदी का पुराना नाम सतुद्री है तथा इसका उद्गम होता है राकसताल, कैलाश पर्वत, तिब्बत, तथा यह भारत में शिपकिला दर्रा से होकर प्रवेश करती है। सतलज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? शिपकिला दर्रा से होकर। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है कि ये भारत में शिपकिला, ये देखिए लिखा है, ये भारत में शिपकिला दर्रे हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है। तो इसकी सहायक नदियाँ भी कुछ हैं, स्वात, नोगली, खड्डा, लेकिन आपको पेट में उतना याद नहीं करना। आपको इसमें याद क्या करना है मैं आपको बता दूंगा, लगभग सब में मैं आपको बताऊंगा, याद करना है। तो सतुद्री इसका पुराना नाम है। इसका उद्गम राकसताल, कैलाश पर्वत, तिब्बत, तथा यह भारत में शिपकिला दर्रे हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। चलिए अब आगे देखते हैं। पंजाब में इन 5 नदियों को पंचनद कहते हैं। मैंने आपको जो ऊपर 5 नदियाँ पढ़ाई उसको क्या कहते हैं? पंजाब में पंचनद कहते हैं। अब राइट हैंड ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं, जो मतलब जैसे कि जो सिंधु है इस तरफ से जो मिलती हैं, राइट हैंड से जो मिलती हैं नदियाँ, वो कहलाती हैं राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। उसमें से हैं श्योक, गिलगिल, जास्कर, नुब्रा और हुंजा। इनके नाम ही आप ध्यान रखिए, इनको उतना नहीं पूछते हैं लेकिन पूछ सकते हैं कि दाहिने ओर से सिंधु से कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो श्वेक, गिलगिल, जास्कर, नुब्रा और हुंजा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा दूसरा जो नदी तंत्र इंपॉर्टेंट है वह है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चलिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र होगी। तो इसकी लंबाई कुल कितनी है? इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा यह भारत में 1376 किलोमीटर बहती है। ध्यान रखिएगा, भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। और इसका उद्गम है चेमा युगडुग हिमनद। ध्यान रखिएगा, इसका उद्गम कहाँ से है? चेमा युगडुग हिमनद, मानसरोवर के निकट, कैलाश पर्वत, तिब्बत। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है? चेमा युगडुग हिमनद, तिब्बत, कैलाश पर्वत। और ये वो नदी है जो बे ऑफ बंगाल की ओर गिरती है। ध्यान रखिएगा, ये चाइना से प्रभावित होकर चाइना से फिर भारत फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ध्यान रखिएगा, सिंधु कहाँ गिरती थी? सिंधु, तिब्बत, उसके बाद चाइना, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, वो जाके कहाँ गिरती थी? अरब सागर में गिरती थी। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह भारत, चीन से होकर फिर भारत, फिर बांग्लादेश, उसके बाद बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम पड़ता है। ध्यान रखिएगा, और ये भी प्रश्न बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम है सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जानते हैं। तथा एक और इम्पॉर्टेंट बिंदु है जो शायद यहाँ नहीं लिखा गया है कि ये अरुणाचल प्रदेश में यांग्याब दर्रे से प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा, यांग्याब दर्रे से तो पहले ये अरुणाचल प्रदेश में ही प्रवेश करती है। तो प्रश्न बनता है कि भारत में जो प्रवेश करती है, भारत में ये प्रवेश कहाँ से करती है? भारत में ये प्रवेश करती है यांग्याब दर्रा जो है एक आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में, वहीं से प्रवेश करती है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग्याब दर्रे अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। और अगर स्टेट पूछेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से ही प्रवेश करती है और वहाँ इसका नाम दिहांग पड़ता है। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है कि
ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र कहाँ पड़ता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम असम में ब्रह्मपुत्र पड़ता है, ध्यान रखिएगा, असम में ब्रह्मपुत्र नदी नाम इसका पड़ता है। और यहीं पे माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही माजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी असम में ही माजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जानते हैं। अब चलिए एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी, इसमें आपको क्या याद करना है? इसमें आपको याद करना है, लंबाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आप याद करना है कि इसका उद्गम है चेमा युगडुक हिमनद मानसरोवर के निकट, कैलाश पर्वत तिब्बत। उसके बाद यह बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इसको आपको याद करना है। और इसके जो अन्य स्थानों पर अन्य नाम है उसको भी याद करना है, जैसे कि सांगपो तिब्बत में कहा जाता है, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र असम में और जमुना बांग्लादेश में कहा जाता है। और दो इंपॉर्टेंट बिंदु मैंने जो आपको बताया है कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र असम में पड़ता है तथा यह भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और यांगियाब दर्रे से प्रवेश करती है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गंगा नदी तंत्र। चलिए अब गंगा नदी तंत्र के बारे में देख लेते हैं। इसमें पहला बिंदु है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, ध्यान रखिएगा। इसमें पहला बिंदु क्या बनेगा, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, तथा यह भारत की राष्ट्रीय नदी है, ध्यान रखिएगा, यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। और एक इंपॉर्टेंट बिंदु है कि भारत की राष्ट्रीय नदी इसे कब घोषित किया गया? तो इसको 4 नवंबर 2008 को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा। 4 नवंबर 2008 को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है तथा इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम अब देख लेते हैं। गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से, ध्यान रखिएगा, गंगोत्री या गोमुख हिमनद उत्तरकाशी उत्तराखंड से। यह भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है, ध्यान रखिएगा, यह भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। पहले उत्तराखंड से, उसके बाद यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिएगा। भारत के 5 राज्य हैं? उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। उसके बाद ये बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है, बांग्लादेश में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो इसमें आपको अभी तक कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए कि इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, यह राष्ट्रीय नदी है 4 नवंबर 2008 से। इसका उद्गम कहाँ से है? गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से। भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उसके बाद फिर बांग्लादेश में जाती है पद्मा नाम से। उसके बाद बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बिंदु है कि यह यूपी में किस स्थान से प्रवेश करती है? यह यूपी में बिजनौर नामक स्थान से प्रवेश करती है, ध्यान रखिएगा, यूपी में बिजनौर नामक स्थान से प्रवेश करती है। तो प्रश्न बनेगा अगर कि गंगा नदी यूपी में किस नामक स्थान से प्रवेश करती है, जिले से, तो वह बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। और यूपी में ही सबसे ज़्यादा जिलों से बहती है, ध्यान रखिएगा, यूपी में ही सर्वाधिक बहती है, सबसे ज़्यादा 28 जिलों से बहती है। और सबसे कम दूरी कहाँ है? सबसे कम दूरी झारखंड में, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जो दूरी है यूपी में है और सबसे कम दूरी जो है वह झारखंड में है। इसको मैंने लिखाया भी है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 5 प्रयाग को निर्माण ये करती है, ध्यान रखिएगा, 5 प्रयाग का निर्माण करती है। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, सबसे पहला प्रयाग जो बनता है वह विष्णु प्रयाग बनता है। वह किन 2 नदियों के मिलन से होता है? अलकनंदा और धौली गंगा, ध्यान रखिएगा, अलकनंदा और धौली गंगा से विष्णु प्रयाग बनता है। इसके बाद फिर अलकनंदा नामक नदी निकलती है और ये इधर से नंदाकिनी नदी आती है। नंदाकिनी नदी मिलके अलकनंदा से नंद प्रयाग बनाती है, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रयाग जो बनता है वह नंद प्रयाग है। फिर भी अलकनंदा नदी ही जानी जाती है। इधर से पिंडार नदी आती है, उसके बाद पिंडार नदी आती है और उसके बाद जो प्रयाग बनता है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। अभी भी जो एक नदी जानी जाती है, एक धारा, उसे हम अलकनंदा नाम से जानते हैं। उसके बाद इधर से मंदाकिनी आती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मंदाकिनी नदी आती है। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जो मिलती है उसे हम रुद्र प्रयाग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जो मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग कहते हैं। उसके बाद फिर भागीरथी मिल जाती है, भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी जहाँ मिलती है उसे हम देव प्रयाग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। देव प्रयाग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से देव प्रयाग का निर्माण होता है। अब एक क्वेश्चन आ गया है, सिंधु की सहायक नदी नहीं है, बताइए। मैंने आपको पढ़ा है सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी नहीं है? तो श्योक है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में मैंने आपको बताया था ना, श्योक है, न्यूब्रा है, सतलज भी है, मानस नहीं है। सॉरी, सतलज जो है वह लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी में आती है, लेकिन है तो सहायक नदी, तो मानस नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मानस। अब गंगा नदी तंत्र के बारे में मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह सबसे लंबी नदी है भारत की। राष्ट्रीय नदी यह 4 नवंबर 2008 से मानी जाती है।
5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश में जाती है। और सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में बहती है, सबसे कम झारखंड में बहती है। उद्गम इसका कहाँ से है? गौमुख गंगोत्री से उद्गम है। और गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा, गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। चलिए अब कुछ आगे देख लेते हैं। दो बिंदु इसमें सहायक नदियों से और इम्पॉर्टेंट है कि गंगा नदी से क्या होता है कि गंगा नदी हरिद्वार के बाद मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है वह हरिद्वार के बाद मैदानी भागों में प्रवेश करती है। और अमरकंटक, प्रयागराज के आगे अमरकंटक एक स्थान है, वहाँ सोन नदी गंगा नदी से मिलती है। ध्यान रखिएगा, सोन नदी, प्रश्न बनता है कि गंगा नदी से कहाँ मिलती है। पहली बात तो बनेगा कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तो वह गंगा नदी की सहायक नदी है। और दूसरा प्रश्न बनता है कि कहाँ वह गंगा नदी के साथ मिलती है, तो अमरकंटक एमपी नामक स्थान में। प्रयागराज के आगे एक स्थान है, अमरकंटक एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, वहाँ से सोन नदी गंगा नदी मिलती है। तथा दूसरा प्रश्न एक बनेगा कि गंगा से मिलने वाली तो बहुत नदियाँ ये देख लीजिए, यमुना से मिलती है, चंबल, सिंधु, बेतवा, केन मिल जाती है यहाँ, फिर यमुना आगे जाके मिल जाती है प्रयागराज में। लेकिन प्रश्न बनता है कि गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी है हुगली नदी, जो कि कलकत्ता में बहती है। ध्यान रखिएगा, गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी है हुगली नदी, कलकत्ता में। अब यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं। यमुना नदी की कुल दूरी कितनी है? यमुना नदी की कुल दूरी है 1376 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, कुल दूरी कितनी है? 1376 किलोमीटर। उद्गम क्या है इसका? उद्गम है बंदर पुच्छ चोटी यमुनोत्री हिमनद। उद्गम क्या है? बंदर पुच्छ चोटी यमुनोत्री हिमनद। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछेगा तो वह यमुना हो जाएगी। इसका अन्य नाम है खुला नाला। ध्यान रखिएगा, इसका अन्य नाम, क्योंकि इसमें गंदगी बहुत पाई जाती है, इसका अन्य नाम क्या हो गया है? खुला नाला या फिर कालिंदी इसका नाम है। ध्यान रखिएगा, खुला नाला और कालिंदी। और इसके किनारे बसे शहर कौन से हैं? इसके किनारे यमुना बसे शहर हैं दिल्ली, आगरा और मथुरा। ध्यान रखिएगा, यमुना नदी के किनारे बसे शहर भी पूछ सकता है, तो दिल्ली, आगरा, मथुरा। सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन और टोंस। सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन और टोंस। चलिए अब आगे देख लेते हैं, कुछ इसकी सहायक नदियाँ ही देख लेते हैं। चंबल नदी, चंबल नदी एमपी में, उसके बाद उद्गम है, उसके बाद राजस्थान बहती है, फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो चंबल नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से है? उसका उद्गम है जनापाव पहाड़ी, मऊ, मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, जनापाव पहाड़ी, मऊ, मध्य प्रदेश में। सहायक नदियाँ आपको याद नहीं करनी है। राजस्थान के कोटा शहर इसी के तट पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है कि राजस्थान का जो कोटा शहर है इसी के तट पर स्थित है। तो चंबल नदी के तट पर ही राजस्थान का कोटा शहर स्थित है, तथा इसका उद्गम कहाँ है? जनापाव पहाड़ी, मऊ, मध्य प्रदेश। और ये क्या है? ये यमुना की सहायक नदी है। सोन, ये भी यमुना की, सॉरी ये यमुना नहीं, ये गंगा की सहायक नदी है। मैंने आपको पढ़ा है अभी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान में निकलते मिलती है गंगा से। और इसका उद्गम कहाँ है? अमरकंटक, एमपी। और एक और इम्पॉर्टेंट बिंदु है कि सोन नदी का सहायक नदी कौन सी है? रिहंद नदी, जिसपे रिहंद बांध पड़ा है। ध्यान रखिएगा। अब हुगली नदी के बारे में देख लेते हैं। हुगली नदी भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है। हुगली नदी का सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है कि इसका मुहाना सबसे बड़ा है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनेगा कि सबसे बड़े मुहाने वाली नदी कौन सी है, तो वह है हुगली नदी। दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है कि यह गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी है। मैंने आपको बताया ना कि गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी हो जाएगी? हुगली, जो कि कलकत्ता में पड़ती है। और सहायक नदी इसकी दामोदर है। दामोदर को एक और क्या कहते हैं? दामोदर को कहते हैं कोलकाता का शोक। ध्यान रखिएगा, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं किसकी? अब हम लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी गंगा नदी की देख लेते हैं, जिसमें रामगंगा नदी है, गोमती नदी, इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, गोमती नदी है। गोमती नदी फूलहर झील से निकलती है, पीलीभीत, यूपी। ध्यान रखिएगा, गोमती नदी फूलहर झील, पीलीभीत, यूपी से निकलती है। और मैदानों से निकलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, मैदानों से निकलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। और इसका शहर लखनऊ इसके किनारे बसा है। ध्यान रखिएगा, गोमती के बारे में आपको तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया कि फूलहर झील पीलीभीत यूपी से निकलती है और मैदानों से निकलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। और इसका शहर कौन सा है? इसके किनारे बसा है लखनऊ। घाघरा, ये भी सहायक नदी है गंगा की, इसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल हिमालय से यह निकलती है। ध्यान रखिएगा, ये नेपाल हिमालय से निकलती है और इसका किनारे बसा प्रमुख शहर है अयोध्या। गंडक नेपाल प्लस तिब्बत सीमा से निकलती है। कोसी, कोसी कहाँ से निकलती है? गोसाईधाम, हिमनद। और इसे बिहार का शोक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बिहार का शोक क्यों कहते हैं? इसे रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कोसी के बारे में ये दो चीज़ आपको पढ़नी इंपॉर्टेंट है कि बिहार का शोक कहते हैं और ये रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ वेस्ट बंगाल से निकलती है। ध्यान रखिएगा। और यह गंगा की अंतिम सहायक नदी है।
प्रश्न बनता है कि गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो वह है महानदी। और गंगा का मैंने आपको बताया है कि गंगा का बांग्लादेश में नाम क्या पड़ जाता है, पद्मा पड़ जाता है। और जमुना किसका नाम पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में क्या पड़ जाता है, जमुना पड़ जाता है। तो इन दोनों जब मिल जाती हैं बांग्लादेश में तो किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना नाम से जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा पड़ जाता है और ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना पड़ जाता है। इन दोनों को जब मेल होता है तो उसे मेघना नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए फिर अब हम इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। गंगा की ट्रिब्यूटरी जो है उसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, अब इसमें हम आपको बता देते हैं कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी मैंने थोड़ा फास्ट बताई क्योंकि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैंने आपको फास्ट बताई। इसलिए मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। उसमें गोमती को याद करना है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, गोमती नदी का फुलहार झील पीलीभीत यूपी से, और मैदान से निकलने वाली एकमात्र सहायक नदी है और इसके किनारे बसा शहर है लखनऊ। चलिए अब आगे देख लेते हैं। उसके बाद आपको दूसरी कौन सी याद करनी है, घाघरा और सरयू याद करनी है क्योंकि इसके किनारे बसा शहर है अयोध्या। गंडक का उद्गम स्थल नेपाल प्लस तिब्बत सीमा है। उसके बाद कोसी के बारे में सिर्फ एक चीज़ याद करनी है आपको, यह बिहार का शोक कहलाती है क्योंकि यह रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि बिहार की शोक किसे कहते हैं, तो कोसी कहते हैं। महानंदा इंपॉर्टेंट है। महानंदा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यह गंगा की अंतिम सहायक नदी है। प्रश्न बनेगा वह कौन सी नदी है जो गंगा की अंतिम सहायक नदी है, तो वह होगी महानंदा। और दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ इसका उद्गम स्थल है, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा से। और ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, यमुना नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों को मिलकर मेघना कहा जाता है। चलिए आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह की क्लासेज अगर आपको डेली चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।